राजधर्म के इस हिस्से में अब बात होगी चुनाव आयोग की। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। इसके साथ ही अब चुनावों की तारीखों के ऐलान होने का रास्ता भी साफ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल ने पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नाम पर मुहर लगा दी है। आज 2 चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए पीएम हाउस में बैठक हुई, जिसमें इन दोनों के नाम फाइनल किए गए। अब राष्ट्रपति इन दोनों चुनाव आयुक्तों के नाम को मंजूरी देंगे। फिर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू अपना कार्यभार भी संभाल लेंगे। इसके बाद कभी भी चुनावों की तारीखें अनाउंस हो जाएगी। चुनाव आयोग की नई टीम तैयार हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ 1988 बैच के किरण आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो नई टीम है उसमें सदस्य कौन कौन है। पहला नाम ज्ञानेश कुमार का है, जो कि अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। गृह मंत्रालय और सहकारिता विभाग में उनके साथ काम कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने में ज्ञानेश कुमार ने अहम रोल निभाया था। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाते वक्त अमित शाह ने लोकसभा में जो स्पीच दी थी उसे ज्ञानेश कुमार ने ही तैयार किया था। वो उस वक्त गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में कश्मीर डेस्क की जिम्मेदारी संभालते थे। उन्हें कश्मीर मामले की पूरी जानकारी थी, इसलिए 370 को लेकर जो ड्राफ्ट बना उसे तैयार करने में अहम रोल निभाया। बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया तो इसकी सचिव ज्ञानेश कुमार ही बने। दोनों चुनाव आयुक्तों के बारे में दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। ज्ञानेश कुमार का 370 हटाने में क्या रोल था, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन अब जानिए कि दूसरे चुनाव आयुक्त यानी कि सुखबीर सिंह संधू का यूसीसी कानून बनाने में क्या रोल है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो चुका है। इस कानून का ड्राफ्ट संधू की ही निगरानी में तैयार किया गया था। जिस वक्त उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त संधू राज्य के मुख्य सचिव थे। संधू उसके पहले एनएचएआई के चेयरमैन थे। इस पद से रिलीव होकर वो उत्तराखंड में मुख्य सचिव बने थे। संयुक्त से जिस वक्त उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई, ठीक उसी वक्त उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी चल रही थी। अब संधू मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ मिलकर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो टीम तैयार हो चुकी है और इस टीम में एक विजन तो बड़ा ही क्लियर नजर आ रहा है। ये वो नाम है, वो चेहरे हैं जिन्हें एक अनुभव है, एक अंदाजा है सरकार के बड़े बड़े फैसलों को अमल में कैसे लेकर आना है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हुई है। जिस पैनल ने नए चुनाव आयुक्त पर मुहर लगाई उसमें प्रधानमंत्री मोदी और एक कैबिनेट मंत्री के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी थे। अधीर रंजन चौधरी ने पहले तो इस रेस में शामिल सभी उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी। अधीर रंजन ने कानून मंत्रालय को एक खत भी लिखा, सभी उम्मीदवारों के बारे में डॉसियर देने के लिए कहा। फिर अधीर रंजन जब आज बैठक के लिए पहुंचे तो शिकायतों का बड़ा सा पुलिंदा लेकर पहुंचे। कहा कि मुझे बैठक में भी सभी 6 उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी गई। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि वही हुआ जो सरकार चाहती थी। मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर मतलब 2 मंत्री और मैं एक विपक्ष। मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी।
अधीर रंजन चौधरी दरअसल ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि उनके कहने या न कहने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, उनके डिफेंस का भी हश्र क्या होगा वो ये पहले से जानते थे। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हम नामों पर पहले बात कर लेते हैं। जिन दो नामों का चयन किया गया, जो नई टीम तैयार की गई, उसके पीछे विजन क्या था, सोच क्या थी? निश्चित तौर पे काबिल अधिकारी के तौर पर ही उन दोनों के नामों का चयन किया गया है। हाँ, उन काबिल अधिकारियों ने उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो चीज़ ज़रूर दिलचस्प है कि वो किस किस महत्वपूर्ण काम से वो जुड़े रहे हैं, लेकिन जो उनका चयन हुआ है समझा जा सकता है कि जो पीछे जो उनकी लिगेसी है एज ए ब्यूरोक्रेट, उसके आधार पर हुआ है। जैसे पहले ज्ञानेश कुमार की बात करें, जो दिलचस्पी वाली बात हम लोग कह रहे हैं कि जब कश्मीर में के डेस्क पे वो थे होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर, तो होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर वो कश्मीर डेस्क के इंचार्ज थे। और जब धारा 370 हटाया जा रहा था मीनाक्षी, तब पार्लियामेंट में जब गृहमंत्री अमित शाह एक दिन पहले तक देर रात तक जो बैठकें करते थे, उनमें 3 से 4 लोग ही वहां पे आते थे, उनको हेड करते थे ज्ञानेश कुमार गृहमंत्री अमित शाह के सामने जाकर, और एक एक बारीकी पे वो लगातार बातचीत कर रहे थे। तो जो जिन 4-5 लोगों को ये पता था कि धारा 370 हटाया जा रहा है, उनमें से एक ज्ञानेश कुमार थे। और अधिकारी के तौर पे आप समझ सकती हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी कि एक एक छोटी छोटी बारीकी, एक एक पहलू को लेकर वो बातचीत कर रहे थे। और उस लिहाज से ये चयन समझा जा सकता है कि कितना दिलचस्प रहा कि ऐसे समय में जब सत्ताधारी पार्टी जो है वो ये टारगेट रख रही है कि 370 का, तो जिस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के तौर पर जिस एक नाम का चयन किया गया, वो जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो उसके एक मुख्य नौकरशाह के तौर पे उनका भी योगदान रहा था। हालांकि उसके अलावा आप देखें तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हो रहे हैं, इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय में वो सेक्रेटरी रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा था कि जब उनका रिटायरमेंट हुआ था सहकारिता मंत्रालय में, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए शायद उनको कोई एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन जब नहीं हुआ ऐसा तो हैरानी हो रही थी कि अगर इतने भरोसेमंद और काबिल ऑफिसर हैं तो कैसे ये नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार उनको चुनाव आयोग के लिए काबिल समझा गया। और उनके अपने अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ऐसा लगता है कि उनके ख़ानदान में, उनके परिवार में, इनफैक्ट कहें खानदान नहीं, उनके परिवार में सारे ब्यूरोक्रेट भरे हुए हैं। उनके भाई, उनके बहन, बहनोई, उनकी बड़ी बेटी, उनके बड़े दामाद, उनकी छोटी बेटी, उनके छोटे दामाद, ये सारे ब्यूरोक्रेट हैं। और दिलचस्प ये है कि उनके जो छोटे वाले दामाद हैं अक्षय लबरू, वो अभी कश्मीर में ही पोस्टेड हैं, बडगाम के डीसी हैं। बहुत काबिल ऑफिसर के तौर पे उनकी पहचान होती है और अच्छे ऑफिसर के तौर पे वो जाने जाते हैं। इससे पहले वहाँ पे एलजी की टीम में भी वो थे। तो कुल मिलाकर एक अच्छे नौकरशाह के तौर पे ज्ञानेश कुमार लगातार अपनी छवि छोड़ चुके हैं और उस लिहाज से उनके बारे में फैसला किया गया। दूसरा नाम जो है संधू का, वो दिलचस्प इस रूप में रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि उत्तराखंड का जो मॉडल था, वो बेसिकली देश के मॉडल के तौर पे उसे तैयार किया गया। और समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक अधिकारी के तौर पे संधू के ऊपर रही होगी कि उस मॉडल को आप तैयार करें जो कि देश के सभी राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन सके यूसीसी का। मीनाक्षी, देवेंद्र, फिर जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि मुझे तो पहले से पता था वही होगा जो सरकार करने जा रही है, तो जिन दो नामों का चयन किया गया, ये केवल एक संयोग कहा जाएगा या फिर ये बहुत सोच समझ कर लिया हुआ फैसला कहा जाएगा? देखिए, ये तो अब आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के पहले रिजर्वेशन के बारे में बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि किसी अज्ञात व्यक्ति को यहाँ पर इस भूमिका के लिए लेकर आया गया। ये सारे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले ब्यूरोक्रेट हैं और हर एक लेवल पे हम सभी जानते हैं कि इन लोगों की जो पोस्टिंग होती है तो लगातार 360 होते रहता है इन लोगों का। 360 का मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक टर्म है कि हर एक बड़ी पोस्टिंग से पहले आपकी पूरी जांच कराई जाती है। वो सिस्टम, भारत सरकार का सिस्टम ऐसा है और ये हमेशा से ऐसा रहा है। तो उस टेबल पर जो नाम आते हैं, उस नाम के बारे में आपको कितना जानना है और क्या जानना है, वो तो ऑलरेडी एक काबिल अधिकारी हैं। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय में अगर वो सचिव रह चुके हैं, भारत के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में अगर वो सचिव रह चुके हैं, सहकारिता मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुके हैं, तो ये कैसे संभव है कि अधीर रंजन चौधरी जो कि सांसद हैं, उनको ये जानकारी ना हो, उनको ये पता ना हो। दूसरी चीज़, अगर संधू की ही बात कर लें तो एनएचआई में वो वहाँ पे एनएचआई को हेड करते थे, उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी। तो ये सारे वैसे नाम हैं जो कि ऑलरेडी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर के चर्चित नाम हैं। अब इसमें ऐसा क्या पता करना है और आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि आप पता कर सकते हैं 24 घंटे या 48 घंटे? मान लीजिए 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही उनको दे दिया जाए, आपको ऐसा क्या जानना पड़ सकता है जो कि सिस्टम ने जिसकी स्कैनिंग ना की हो और आप स्कैनिंग कर सकते हैं? उसमें मुख्यतः ही आप समझ सकती हैं कि पॉलिटिकल लाइन पे एक मैसेज देना था, वो पॉलिटिकल लाइन पे ही अधीर रंजन चौधरी ने वो मैसेज दिया है। जी, मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका।
इस बीच नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। इस पर कल सुनवाई भी होगी। इस याचिका में नए पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने इस बारे में 2 मार्च 2023 को फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। इसमें कहा यह गया था कि चुनाव आयोग को चुनने वाले पैनल में प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे। इसी फैसले में यह भी कहा गया था कि ये व्यवस्था नया कानून बनने तक रहेगी। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में सरकार ने संसद में बिल पास कराया जिसमें चीफ जस्टिस की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। इस कैबिनेट मंत्री का चुनाव प्रधानमंत्री करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इसी को चुनौती दी गई है। अभी तक साफ नहीं था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो पैनल बना है उसमें कैबिनेट मंत्री कौन है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक इस पैनल में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। 29 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़े कानून में बदलाव किया गया था। नए कानून के मुताबिक कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की सर्च कमेटी 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर चयन समिति को देगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की 3 सदस्यीय समिति एक नाम तय करेगी। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस मामले में भी यही हुआ। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में रिटायर हो गए। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सीसी राजीव कुमार ही अकेले बचे थे। इसका असर चुनावी मौसम में चुनाव की तारीखों पर भी पड़ा। पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि 13 से 15 मार्च तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नई नियुक्ति के बाद इन तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। अब बात करेंगे संदेश खाली की। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि समय बड़ा बलवान, समय की चाल के आगे बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, और वही आज संदेश खाली में भी होता दिख रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर शाहजहां शेख की शेखी, उसका रसूख, उसका घमंड, सब कुछ चकनाचूर हो गया। समय ने ऐसी करवट बदली कि संदेश खाली 30 दिन के अंदर अंदर पूरा बदल गया। शाहजहां के जुर्म के खिलाफ जहां कोई आवाज नहीं उठाता था, आज वहीं पर लोग कैमरे के सामने शाहजहां शेख के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। जिस ईडी की टीम पर शाहजहां के समर्थकों ने हमले करवाए थे, वहां आज ईडी की टीम शाहजहां के हर ठिकाने पर छापे डाल रही है, और किसी की हिम्मत नहीं कि इस कानूनी कार्रवाई में वो अड़ंगा डाल सके। आइए एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये शाहजहां शेख है, संदेश खाली में ईंट भट्टे पर काम करने वाला शाहजहां शेख। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उसी ईंट भट्टे की है जहां शाहजहां शेख का आतंक का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। आज वहीं ईडी छापेमारी कर रही है। एक गरीब मजदूर की तरह शाहजहां शेख ने 90 के दशक में जब बंगाल में एंट्री ली, बांग्लादेश से, क्योंकि वो यहाँ आया था, शाहजहां को यहाँ बसाने में संदेश खाली में रह रहे उसके मामा ने बहुत मदद की थी। बंगाल में एंट्री के बाद शाहजहां ने इसी ईंट भट्टे में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया, और देखते ही देखते उसने पूरे इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया। शाहजहां शेख का रसूख पूरे इलाके में इस कदर बढ़ गया था कि उसने साल 2002 में ईंट भट्टे के मजदूरों की यूनियन बना ली और फिर लेफ्ट की पार्टी में शामिल हो गया। जब सत्ता में हवा का रुख बदला तो उसने भी अपना पाला बदला। उसने टीएमसी का दामन थाम लिया। पॉलिटिकल शेल्टर में शाहजहां शेख ने संदेश खाली में अपनी जुर्म की सारी हदों को पार किया। इसी ईंट भट्टे से निकला शाहजहां शेख का नाम लोगों को तब पता चला जब ईडी की टीम उसके घर पर छापा डालने के लिए गई। ईडी की टीम पर हमला करने वाला शाहजहां आज सीबीआई के कस्टडी में है, और जहां से शाहजहां शेख ने अपनी शुरुआत की थी, आज छापेमारी भी उसी ईंट भट्टे पर हो रही है। शेख शाहजहां ने अपना साम्राज्य ऐसे ही नहीं बना लिया। ऐसा कोई काम नहीं संदेश खाली में शेख शाहजहां जिसको ना करता हो। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप देखिए पीछे ईंट भट्टा है। बताया जाता है कि यहाँ पर ईंट भट्टे से लेके मछली कारोबार सब कुछ शेख शाहजहां के अंडर में ही था। अब आप देखिए इन ज़मीनों को कब्जा करके यहाँ पर मछली पालन किया जा रहा है। बगल में ये ईंट भट्टा है बड़ा सा, देखिए ईंट भट्टे पर भी जो ठेके उठते हैं वो भी शेख शाहजहां के द्वारा ही उठते थे। और बताया जाता है कि शेख शाहजहां
के द्वारा ही संदेश खाली में सारे कारोबार होते थे, सब कामकाज होते थे, सारे ठेके उठते थे, मछली पालन हो, सड़क निर्माण हो, टेंडर हो सरकार का, किसी तरीके का कोई कामकाज। यहाँ के लोग कहते हैं कि हर काम शेख शाहजहां के लोग ही करते थे और शेख शाहजहां की तरफ से मनमाफिक पैसे दे दिए जाते थे लोगों को, यानी कम दाम में वो काम करा लिए जाते थे और बाहर जब उस व्यापार मछलियों का होता था या कुछ और तो बड़े स्तर पर उसको बेचा जाता था, उसका मुनाफा शेख शाहजहां रखता था। अब ईंट भट्टा आप देखिए, यहाँ पर भी बताया जाता है कि जो ठेके और टेंडर उठते हैं वो शेख शाहजहां के लोग ही लेते हैं, क्योंकि शेख शाहजहां को पॉलिटिकल शेल्टर था, इस वजह से शेख शाहजहां की तूती बोलती थी इस इलाकों में, इसलिए कोई भी सड़क निर्माण से लेके बिल्डिंग बनाने का काम हो, ठेकेदारी का कोई भी कामकाज हो, वो शेख शाहजहां को ही मिलता था। और शेख शाहजहां अमानुद्दीन, जमालुद्दीन, आइनुद्दीन और जो तो तीन उनके जो खास लोग थे उनको ही दिया करता था। शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में है, उसके आतंकी साम्राज्य पर ईडी की छापेमारी जारी है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा साख अगर किसी की गिरी है तो वो है ममता सरकार की। ममता सरकार ने पहले तो शाहजहां शेख को बचाया, बाद में जब फटकार लगी तो शेख को पार्टी से ही निलंबित कर दिया। यही वजह है कि आज बीजेपी की टैली पश्चिम बंगाल में बढ़ती नजर आ रही है। आज की तारीख में बंगाल की सियासत और तस्वीर 365 डिग्री चेंज हो गई है और ममता बनर्जी कम से कम संदेश खाली के मामले में चारों खाने चित्त हो गई है।